नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम नारीवादी विचारकों का अध्ययन करेंगे। इन्होंने महिलाओं को अधिकार, स्वतंत्रता और अवसरों की मांग की थी। देखते हम पहले वीडियो में मैरी वॉल्सोक्राफ्ट को देख चुके हैं। अब देखना है हमें अन्य नारीवादी विचारक। तो ये पहले नारीवादी विचारक हैं J.S. मिल और हैरियट टेलर। हैरियट टेलर और J.S. मिल के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इस सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में वह ऐसे तार्किक समाज के निर्माण की बात कहते हैं जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और महिलाओं को वोटिंग राइट की मांग करते हैं। ऐसे तार्किक समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा जिसमें लैंगिक भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। इन्होंने महिला को मताधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार देने की बात कही, क्योंकि तत्कालीन समय में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तब इन्होंने कहा था महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। आगे देखते हैं बेटी फ्रीडम। बेटी फ्रीडम ने द फेमिनाइन मिस्टिक और द सेकंड स्टेज की रचना की है। तो देखते हैं फेमिनाइन मिस्टिक और द सेकंड स्टेज। इस पुस्तक की रचना में वह नारीवादी आंदोलन के दूसरे चरण की नींव रखती हैं। तो देखते फ्रेंड, इसके अनुसार महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या अनाम या नाम न होने की समस्या है, क्योंकि महिलाओं के सामने क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, पहचान के संकट की समस्या है, क्योंकि महिलाएं घरेलू कार्यों में संलिप्त हैं, जिसके कारण वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाती हैं। वह अपने घरेलू कार्यों के कारण सार्वजनिक जीवन में व्यक्तित्व के विकास से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनमें निराशा और अप्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि घरेलू कार्य में रहती हैं, सार्वजनिक कार्य नहीं कर पाती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक मिथ्या के कारण रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश से हतोत्साहित होती हैं। ये सामाजिक मिथ्या है कि महिलाओं के लिए परिवार और घरेलू कार्य सुरक्षित और स्थायित्व हैं, वह उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं। ये एक मिथ्या है। सच्चाई तो यह है कि जब सार्वजनिक जीवन में व्यतीत करेंगी तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, पहचान का निर्माण होगा, जो अनाम की समस्या है वह खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक मिथ्या के कारण घरेलू जीवन में महिलाओं को सुरक्षा और पूर्णता प्राप्त होती है। उसमें माना जाता है कि महिलाएं घरेलू कार्य करेंगी तो उनको पूर्णता प्राप्त होगी और सुरक्षित भी महसूस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं, भारत में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, इनके द्वारा गर्ल्स स्कूल खोला जाता है। बालिकाओं के लिए नारीवादी आंदोलन आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया और पूना में प्रथम बालिका विद्यालय खोला और सावित्री फुले प्रथम महिला शिक्षिका बनी। इस तरह से लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा पूना में पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता है और सावित्री फुले इसमें पहली महिला शिक्षिका बनती है। पहली महिला शिक्षिका बनती है, खुद टीचिंग करती हैं। इस तरह से भारत में नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? वह कहते हैं, मैं किसी समाज की प्रगति का मूल्यांकन इस आधार पर करता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। जो पिता की संपत्ति होती है उसमें से भी अपना हिस्सा ले सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर समाज की प्रगति महिलाओं के द्वारा जो प्रोग्रेस की जाती है उसके आधार पर आंकते हैं। देखेंगे कैरोल पेटमैन क्या कहती हैं? इन्होंने द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ पब्लिक पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ पब्लिक में ये विचार देती हैं। वो कहती हैं महिला को पितृसत्ता व्यवस्था द्वारा घरेलू जीवन के निजी क्षेत्र में रखा गया है। जो पुरुषवादी व्यवस्था है उसके द्वारा महिलाओं को घरेलू जीवन में रखा गया है। इस तरह से वह पब्लिक लाइफ नहीं जी पा रही हैं। पेटमैन के अनुसार कल्याणकारी राज्य
पितृसत्तात्मक राज्य है। जो वेलफेयर स्टेट है वास्तव में पुरुषवादी राज्य है, क्योंकि पुरुष उसमें डोमिनेंट स्थिति में रहते हैं। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, वे सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थे। पेटमैन कहती हैं महिलाएं अभी भी नेचुरल स्टेट में हैं, प्राकृतिक अवस्था में हैं, क्योंकि जो राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ था उसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। पितृसत्ता के अधीन रहते महिलाएं कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। महिला के ये कहती हैं जो पुरुषवादी समाज है उसमें महिलाएं आजाद नहीं हो सकती। इसी तरह से स्वतंत्रता वास्तव में पुरुषवादी स्वतंत्रता है। जो लिबर्टी कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में क्या है, पुरुषों की स्वतंत्रता है। आगे देखेंगे कैट मिलेट क्या कहती हैं। कैट मिलेट ने दिन प्रतिदिन की राजनीति, इन्होंने माना परिवार में पति पत्नी के मध्य संबंध और पिता और बच्चे के मध्य संबंध ये राजनीति का क्षेत्र है। जैसे एक फैमिली होती है उसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं, वास्तव में ये भी एक छोटा सा स्टेट है और यहाँ भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। परिवार और निजी जीवन क्या है, राजनीति का क्षेत्र है। फैमिली भी एक पॉलिटिकल रीजन माना इन्होंने। राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में होती है जहां सामाजिक संघर्ष होता है, क्योंकि परिवार में भी सामाजिक संघर्ष होता है, इसलिए वह भी एक प्रकार से राजनीति का क्षेत्र है। इस तरह से ये कहती हैं राजनीति शक्ति संरचना पर आधारित होती है, जिसमें एक समूह द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित किया जाता है। एक समूह होता है वह दूसरे समूह को कंट्रोल करता है, क्योंकि राजनीति में शक्ति का महत्व होता है। इस तरह से राजनीति में शक्ति के सिद्धांत की समर्थक हैं कैट मिलेट, और इन्होंने पुस्तक की है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। कौन सी है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहती हैं कि दिन प्रतिदिन की राजनीति, जो फैमिली होता है परिवार होता है उसमें भी दिन प्रतिदिन राजनीति होती है। आगे देखेंगे साइमन द बुआ, इनके द्वारा द सेकंड सेक्स और पर्सनल पॉलिटिकल, इनके द्वारा द सेकंड सेक्स पुस्तक लिखी जाती है। उसमें ये कहती हैं महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। स्त्रियां क्या हैं, पैदा नहीं होती हैं। समाज और संस्कृति के ऐसे मूल्य हैं जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि महिलाएं कैसे कपड़े पहनेंगी, महिलाएं क्या कार्य करेंगी, उनकी जीवन शैली कैसी होगी, ये समाज के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। इसलिए महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि पुरुषों के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए कहती हैं पर्सनल पॉलिटिकल, अर्थात व्यक्तिगत ही राजनीति है। साइमन द बुआ कहती हैं पर्सनल पॉलिटिकल, व्यक्तिगत ही राजनीति है। आगे देखेंगे गिलीगन ने एक पुस्तक की है इन ए डिफरेंट वॉइस। ये इन ए डिफरेंट वॉइस में अपने विचार देती हैं। तो गिलीगन कहती हैं देखभाल की नैतिकता, एथिक्स ऑफ केयर। इन्होंने माना है कि एथिक्स ऑफ केयर अर्थात देखभाल की नैतिकता दो रूप में पाई जाती है। एक तो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, पारिवारिक कार्य करती हैं, तो परिवार के कार्य के अलावा वो अपने प्रोफेशन, अपना जो व्यवसाय होता है अर्थात जो जॉब करती हैं वो कार्य भी करना पड़ता है। इसलिए उनके सामने दो विकल्प होते हैं, एक तो परिवार को देखना है जिसे देखभाल की नैतिकता कहती हैं, तो दूसरी ओर अपने प्रोफेशन को देखना होता है। देखेंगे देखभाल की नैतिकता दिया जिसमें प्रोफेशन के साथ परिवार को भी देखना पड़ता है। वो आगे कहती हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लड़कियों का लगाव मां से होता है, और जबकि लड़के अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से मनाना चाहते हैं। मित्रों, नारीवादी विचारधारा स्वतंत्रता की राजनीति की बात करती है। ये कहती है महिलाओं की अपने खुद की पहचान होनी चाहिए, खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उनकी खुद की आवाज बननी चाहिए। आगे देखेंगे मरियोसा डल्ला कोस्टा क्या कहती हैं महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन दिया जाना चाहिए। जो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, परिवार का दिन प्रतिदिन का कार्य करती हैं, उसके लिए उनको वेतन दिया जाना चाहिए। आगे देखेंगे मैकिनॉन ने कहा है, ये मैकिनॉन कहती हैं पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में, जो पुरुष होते हैं उनका डोमिनेंट रहता है, घर में होता है, बिस्तर पर होता है, रोजगार में होता है, सड़क पर होता है और पूरे जीवन पर होता है।
इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में होता है, बिस्तर पर होता है, रोजगार में होता है, सड़क पर होता है और पूरे जीवन पर होता है। अर्थात महिलाएं कभी आजाद नहीं हो पाती हैं। महिलाओं के संपूर्ण जीवन पर पुरुषों का प्रभुत्व होता है, घर में, बिस्तर पर, रोजगार में। ठीक है फ्रेंड्स, ओकिन ने पुस्तक की है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इन्होंने जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली पुस्तक की है। एक और पुस्तक की है इज मल्टीकल्चर इज बैड फॉर वुमेन। मल्टीकल्चरलिज्म होता है, बहुत सांस्कृतिकवाद होता है, बैड फॉर वुमेन। वह महिला को लिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां वह न्याय चाहती है, महिलाओं को कैसे न्याय मिले, इसलिए जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली की रचना करती हैं। आगे देखेंगे आयस मरिया यंग, इनके द्वारा पुस्तक की जाती है इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी। इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस। एक फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस पर ये पुस्तक कहती हैं। एलएसटी क्या कहती हैं? एलएसटी कहती हैं पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन। एलएसटी ने पुस्तक की है पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन। पुरुष होता है वो सार्वजनिक जीवन जीता है, महिलाएं घरेलू जीवन जीती हैं, इसलिए पुरुष पब्लिक होते हैं, महिलाएं प्राइवेट होती हैं। इसलिए कहती हैं महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य है, अर्थात निजी जीवन का कार्य है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने नारीवादी विचारक थे उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।